गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का डीपीएस हंट यूट्यूब चैनल पे। डियर्स, जो है हम कल जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें से लगभग 17 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया था कम्युनिकेशन स्किल के चैप्टर से। ठीक है, तो उसके बाद का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बच चुका था उसको जो समय नहीं होने के कारण, ज़्यादा समय होने के कारण उसको नेक्स्ट क्लास के लिए पोस्टपोन कर दिया था। तो उस क्लास को क्या कर रहे हैं, आज कंटिन्यू करें। ठीक है, तो आज भी जिस तरह से आपको कल मज़ा आया था तो आज भी मज़ा आएगा। तो सबसे पहले अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और घंटा दबाना जरूर नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है, क्या कह रहा है, देखो कह रहा है नॉइज फिजिकल डिस्कम्फर्ट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस कम्स अंडर। कह रहा है ना बाबू कि जो नॉइज है ना, आवाज़, शोरगुल, फिजिकल डिस्कम्फर्ट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, जो साउंड वगैरह होता है, या तो फिजिकली अगर हम डिस्कम्फर्ट महसूस करते हैं जिसमें अगर ज़्यादा हमको गर्मी लग रहा है, ज़्यादा हमको ठंडा लग रहा है, तो किसके अंतर्गत रखा है, किस बैरियर के अंतर्गत। आखिर हम क्या चीज़ पढ़ रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल पढ़ रहे हैं ना, कम्युनिकेशन स्किल चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमारा जो है बातचीत और संप्रेषण से रिलेटेड जो भी आएगा हमारा क्या होगा, क्वेश्चन उसी से रिलेटेड आएगा। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड हम क्या करेंगे, जवाब भी इसका देंगे। तो देखो यहाँ ना मेरा 4 ऑप्शन दिख रहा है, जिसमें पहला ऑप्शन है हमारा कल्चरल बैरियर। तो जो बैरियर होता है ना, बताए थे कल कि अगर हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, पापा मम्मी से, दोस्त से, फ्रेंड से, सर से, तो अगर बात करने में जो भी रुकावट आता है, जो भी बाधा आता है, उसे हम बैरियर के नाम से जानते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में रुकावट के नाम से जानते हैं। तो रुकावट कितने प्रकार से आ सकता है जब हम वार्तालाप कर रहे हैं, जब कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो देखो रुकावट ना जनरली जो है 4 तरह से आ सकता है। पहला जो आता है उसे हम कहते हैं कल्चरल बैरियर, CULTUR, कल्चर बैरियर। ठीक है, पहला कहते हैं कल्चर बैरियर। दूसरा हमारा आता है लैंग्वेज बैरियर। ठीक है, लैंग्वेज बैरियर। ठीक है, तीसरा हम कहते हैं परसेप्शन बैरियर। चौथा हम कहते हैं इन्वायरमेंट बैरियर। ठीक है, तो 4 को हमारा जो है बैरियर होता है, तो उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है, तब पता चलेगा कि कौन सा बैरियर यहाँ का राइट आंसर होगा। तो देखो वो कल्चरल बैरियर क्या होता है ना, अगर हम लोग इंडियन हैं तो इंडिया में देखो ना बहुत सारे राज्यों का कल्चर अलग अलग है। हमारा जो हिंदी राज्य का कल्चर अलग है और साउथ का कल्चर अलग है, तो दोनों का कल्चर अलग होने के कारण दोनों में कम्युनिकेशन करने में परेशानी आएगा, बाधा आएगा। यहाँ छोड़ो, अगर दूसरा कंट्री जाते हैं, कोई भी देश जाते हैं, अलग कंट्री, इंग्लैंड जाते हैं या यूरोप जाते हैं, तो इंडियन कल्चर से उसका कल्चर अलग रहता है ना, पहनावा ओढ़ावा, बातचीत करने का, उसका टोन वगैरह बात करने का। तो इस प्रकार के जब हमारे बातों में या कम्युनिकेशन में बाधा पैदा होता है, उसे हम कहते हैं कल्चरल बैरियर है, कल्चर बैरियर है। कल्चर के कारण हमें बाधाएं उत्पन्न हो रहा है। दूसरा हमारा था लैंग्वेज बैरियर, है ना। तो लैंग्वेज बैरियर क्या होता है, इस तो आसानी से समझ में आ गया होगा। जैसे हमको हिंदी अच्छा से आता है और इंग्लैंड वालों को इंग्लिश अच्छा से आता है, तो इंग्लिश बोलेगा तो हमको इंग्लिश अच्छा से समझ में नहीं आएगा, और हम हिंदी बोलेंगे तो उसको हिंदी अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि दोनों को अलग अलग भाषा आता है, कॉमन भाषा आता ही नहीं। तो इस प्रकार के बैरियर अगर बातचीत करने में आए तो उसे हम लैंग्वेज बैरियर के नाम से जानते हैं। तीसरा ऑप्शन हमारा है परसेप्शन बैरियर। तो परसेप्शन बैरियर क्या होता है ना, तुम किसी से कुछ बोल रहे हो, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू से सोच करके वो कुछ और समझ रहा है, कुछ और परसेप्शन कर रहा है, कुछ अपने आप में कुछ और उसको मान के चल रहा है कि हमको ये कह रहा है अपने आप। तो इस तरह का जो बाधा आता है बात करने में, बोलना कुछ चाह रहा है और समझ कुछ हो रहा है, क्यों, क्योंकि इसका परसेप्शन अलग डायरेक्शन में जा रहा है। तो इस तरह के बैरियर को हम कहते हैं परसेप्शन बैरियर। चौथा हमारा था इन्वायरमेंट बैरियर। तो देखो अगर हम 2 लोग बात कर रहे हैं, 3 लोग बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बैठ के बात करेंगे, तो उस जो है जगह का वातावरण कैसा होगा उस पर भी हमारा बैरियर डिपेंड करता है। जैसे वहाँ पे बैठे हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगा तो डिस्कम्फर्ट हम महसूस करेंगे, बहुत ज़्यादा ठंडा लगेगा फिर भी हम कंफर्ट फील नहीं करेंगे। तो इसके कारण भी हमारा क्या हो सकता है, बातचीत करने में बाधा पैदा हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ों को हम इन्वायरमेंट बैरियर में रखते हैं। तो ऑप्शन में हमारा है, देखो फिजिकल कंफर्ट के बारे में कह रहा है, हॉटनेस के बारे में कह रहा है, कोल्डनेस के बारे में कह रहा है, तो किसके अंतर्गत है आप लोग बताइए।
ऑप्शन में जो लिखा हुआ है उसका आंसर दीजिए। तो हमारा आ रहा है इन्वायरमेंट बैरियर में, तो इन्वायरमेंट बैरियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी 3 ऑप्शन जो बचा हुआ था किस प्रकार का बैरियर था उसको हम आसानी से समझ लें। ठीक है, तो चलते हैं हम किस चीज़ के नेक्स्ट क्वेश्चन की, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बाबू का रहा है राइज एंड फॉल ऑफ पिच ऑफ वॉइस इज कॉल्ड। देखो, जब हम बात करते हैं तो कभी तेज से बोलना पड़ता है, कभी स्लो बोलना पड़ता है ना, कभी पिच उसका जो होता है ज़्यादा होता है, कभी पिच उसका कम हो जाता है। तो अचानक जब हम जोर से बोलते हैं और फिर धीरे धीरे कम अचानक कर देते हैं, तो उस चीज़ों को वॉइस में क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन स्किल में राइज जब होता है मेरा वॉइस और फॉल हो जाता है अचानक, तो उस चीज़ को क्या चीज़ से दर्शाते हैं, तो वोवेल से नहीं। वोवेल तो देखो हमारा क्या है, ए ई आई ओ यू को वोवेल कहते हैं, ये ग्रामर का पार्ट हो गया। तो बिल्कुल नहीं, एकदम बेतुका आंसर दे दिया है। दूसरा है इंटोनेशन, इंटोनेशन हो सकता है। तीसरा है कॉन्सोनेंट, ये भी बेतुका आंसर दे दिया है, ये पूरा ग्रामर का दे दिया है। प्रोनाउंसिएशन, ये भी देखो ग्रामर का चीज़ है। तो ये कुल मिलाकर के जो है 3 ऑप्शन तो ऐसे बेकार का दे दिया है, तो तीसरा ऑप्शन ऐसे ही छटा गया मेरा कि सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इंटोनेशन इज द बी इज द राइट आंसर होगा, तो इंटोनेशन इज द राइट आंसर, क्योंकि बाकी जो ऑप्शन है ये प्रोनाउंसिएशन ग्रामर से रिलेटेड है, कॉन्स्टेंट ग्रामर से रिलेटेड है, वोवेल भी ग्रामर से रिलेटेड है। तो जो पिच का ऊपर नीचे होता है अचानक आवाज़ का, तो उसे हम इंटोनेशन के नाम से जानते हैं। उसका मतलब उसका क्या हो, टोन में वेरिएशन हो रहा है, तो उसे हम इंटोनेशन कहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है द स्टडी ऑफ राइट एंड रॉन्ग इन ह्यूमन इंडिविजुअल्स इज कॉल्ड। कह रहा है ना स्टडी ऑफ राइट एंड रॉन्ग। देखो अगर किसी भी चीज़ का स्टडी करते हैं तो उसमें सही गलत का अगर पहचान करते हैं ना, तो उसे क्या कहते हैं उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसे ना हम क्या कहते हैं, तुमको बताते हैं क्या कहते हैं, इंड बिहेवियर्स। तो इंड बिहेवियर्स का मतलब तुम्हारा क्या होता है ना, इंड बिहेवियर्स का मतलब होता है प्रयास। क्या होता है, प्रयास। ठीक है, तो जब उसका स्टडी करते हैं या प्रयास करते हैं कि कौन सा चीज़ हमारा सही है और कौन सा चीज़ गलत है, तो इन चीज़ों को क्या कहते हैं, इन चीज़ों को कहते हैं हम मोरल, सॉरी मोरल नहीं कहते, कहते हैं वैल्यू। क्या कहते हैं, वैल्यू। देखो तुम्हारा बुक में 3 टर्म आएगा पढ़ने के लिए। क्या क्या आएगा, पहला चीज़ आएगा तुम्हारा एथिक्स, दूसरा तुम्हारा आएगा वैल्यू, तीसरा तुम्हारा आएगा मोरल। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ क्या क्या होता है ना बाबू, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि ये क्या चीज़ के बारे में कह रहा है। तो एथिक्स होता है ना आचार व्यवहार, कोई भी रूल रेगुलेशन। जैसे हमको अगर सक्सेस होना है ना लाइफ में, तो एक हम नैतिकता अपनाते हैं, मेरा ये नैतिक जिम्मेदारी है, मेरा ये कर्तव्य है, मेरा ये रूटीन है, इस रूटीन को हमको फॉलो करना है। तो उन चीज़ों को कहते हैं ये मेरा एथिक्स है, ये मेरा नैतिकता है कि ये चीज़ को हमको करना ही करना है, तो इसे हम एथिक्स कहते हैं। दूसरा हमारा वैल्यू। वैल्यू होता है ना कि किसी भी चीज़ को जज करना कि यह सही है यह गलत है, राइट और रॉन्ग ठहराना। तो इससे पता चलता है ना किसका वैल्यू ज़्यादा है किसका वैल्यू कम है, किन चीज़ों में किस चीज़ों का वैल्यू देना है। तो इसके अंदर हम वैल्यू को जजमेंट करेंगे तो हमारा वैल्यू के अंतर्गत आता है। तीसरा आता है मोरल। मोरल मतलब होता है ना मानवता। जैसे कहानी में आप लोग सुने होंगे कि जो है एक कसाई था जो कि गाय को ढूंढ रहा था, और एक साधु था जो कि गाय को जाते हुए देखा था। तो साधु से कसाई पूछा कि गाय किधर गया। तो साधु जिंदगी में कभी भी झूठ नहीं बोला था, लेकिन उस समय उस गाय का क्या करना था, जान को बचाना था, तो वो झूठ बोल दिया किधर गया, लेकिन गाय दूसरे डायरेक्शन में गया था। तो वहाँ पे क्या था, उसका मोरल जाग गया था, उसका मानवता जाग गया था। वहाँ पे सच्चाई और झूठ, अपना जो एथिक्स था ना, उस जो नीति उसका था, नीति को भूल गया, क्योंकि उसका नीति क्या था कि हमको झूठ नहीं बोलना है कभी, और आज तक नहीं बोला था। लेकिन यहाँ पे जब किसी का जान बचाने का बात आया तो उसे झूठ भी बोलना पड़े तब भी वो क्या सह लिया, तो उसे कहेंगे उसका मोरल है, ये उसका मानवता है। तो इन तीनों में ये माइनर से डिफरेंस है। तो यहाँ पे आंसर तुम्हारा क्या दिख रहा है, राइट एंड रॉन्ग, है ना। राइट एंड रॉन्ग ऑप्शन तुम्हारा किस में, वैल्यू में। किसी चीज़ को जज कर रहे हैं सही गलत को, उसके वैल्यू को देखते हैं, लेकिन यहाँ पे वैल्यू है ही नहीं। तो इस तीनों में से कौन सा ऑप्शन है, एथिक्स है, नैतिकता है, आचार विचार है। तो एथिक्स इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर एथिक्स के जगह वैल्यू रहता तो वैल्यू हमारा करेक्ट आंसर होता, लेकिन वैल्यू नहीं होने के कारण एथिक्स को प्रायोरिटी देंगे, लेकिन वैल्यू रहेगा तो वैल्यू इज द राइट आंसर। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा अगर आपको ज़्यादा जानना है तो हम एथिक्स और वैल्यू जो मोरल के बारे में हम क्या कर दिए, एक
लगा दिए हैं स्लाइड, जिसको देख लीजिएगा। देखें ना, एथिक्स, मोरल एंड वैल्यूज आर नॉट द सेम, ये तीनों सेम नहीं है। द डिफर इन द कंटेक्स्ट इन विच दे आर यूज्ड, ये डिफरेंट है जब इसको यूज करते हैं। एथिक्स टेंड्स टू बी कंडीशन इनटू ए फॉर्मल सिस्टम और सेट रूल्स विच आर एक्सप्लिसिटी एडोप्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल। क्या होता है, एथिक्स होता है जिसको एक रूल कहते हैं, जिसको एक लोगों के समूह द्वारा अपनाया जाता है। अतः 10 मतलब होता है अतः। यू हैव मेडिकल एथिक्स, लीगल एथिक्स, मतलब आपके पास अगर मेडिकल एथिक्स है तो उसका अलग नियम होता है मेडिकल के क्षेत्र में। लीगल यानी कानूनी तौर पर एक अलग नियम होता है, जैसे कानून जो अपनाया जाता है तो उसका एक एथिक्स होता है, एक रूल होता है, उसको अपनाना होता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपको जो है अगर ज़्यादा पढ़ना है तो इस स्लाइड को देख लीजिएगा। उसी प्रकार वैल्यू जो है, देखो ना, वैल्यूज आर द रूल्स बाय विच वी मेक डिसीजंस अबाउट राइट और रॉन्ग, है ना। देखो सेम वर्ड पकड़ा गया ना, राइट और रॉन्ग, इसी से डिसाइड करते हैं ना, यही ऑप्शन में डायरेक्ट था क्वेश्चन में, तो वैल्यूज होगा, लेकिन वैल्यूज नहीं होता, इसलिए हम एथिक्स दे दिए। गुड्स और बैड, सही या गलत, दे ऑल्सो टेल्स अस एंड मोर और लेस इंपॉर्टेंट विच इज यूजफुल व्हेन वी हैव, जो है क्या कर रहा है, वी हैव टू ट्रेड ऑफ मीटिंग वन वैल्यू टू अनदर। और ये भी हम डिसाइड करते हैं क्या सही क्या गलत है, और क्या हम इंपॉर्टेंट है, क्या यूजफुल है, क्या ना। उस प्रकार मोरल जो है क्या है, मोरल हैव ए ग्रेटर सोशल एलिमेंट, या क्या एक सामाजिक तत्व है और बड़ा तत्व है। देन वैल्यूज एंड टेंड्स टू हैव वेरी ब्रॉड एक्सेप्टेंस। मोरल आर फार मोर अबाउट गुड एंड बैड अदर वैल्यूज। वी कैन जज अदर मोर स्ट्रॉन्ग on moral than values. We can have a people who are immoral but no words for the people we don't। ठीक है, ज़्यादा आपको पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा समझाया गया है कि द फॉलोइंग एग्जाम्पल शोज द डिफरेंस बिटवीन एथिक्स, वैल्यूज एंड मॉरल्स। समझो इसको, एग्जाम्पल में क्या कर रहा है, वन शुड नॉट टेल लाई, कभी भी एक व्यक्ति जब कभी भी झूठ नहीं बोलता था। इज अ मोरल, वो क्या है, एक मोरल है, उसका एक नैतिकता है। बट इन अ सिचुएशन वेयर यू नीड टू सेव समवन बाय टेलिंग ए लाई, लेकिन जब ऐसा सिचुएशन पैदा हो जब किसी को अगर झूठ बोलकर बचाना पड़ जाए, झूठ बोलने से वो बच जाए, देन यू वैल्यू द पर्सन मोर देन द मोरल। तब उस समय आप क्या करते हैं, वो व्यक्ति को वैल्यू देते हैं, ना कि मोरल को। मोरल हमारा क्या है, कभी झूठ नहीं बोलना, लेकिन उस समय वैल्यू दे रहे हैं व्यक्ति को, तब हम मोरल को भूल जा रहे हैं। इफ़ इन अ सिचुएशन इन विच यू आर आस्क्ड टू, मतलब अगर उस सिचुएशन में अगर आप ये पूछते हैं कि नहीं वो कोई भी व्यक्ति रहे लेकिन हमको झूठ नहीं बोलना है, तो उस समय आप क्या कर रहे हैं, अपने मोरल को वैल्यू दे रहे हैं। तो इस तरह से आप मोरल और वैल्यू में क्या करिएगा, अंतर को पहचान पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट शुड कम्स नेक्स्ट आफ्टर सेलेक्टिंग द सॉल्यूशन इन प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। कह रहा ना बाबू कि क्या चीज़ आता है जब हम करते हैं, क्या करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस में जब जाते हैं, किसी भी चीज़ को प्रॉब्लम को सॉल्व करने बैठते हैं, तो क्या हमको अगला स्टेप उसका होता है कि लुक फॉर अल्टरनेट को ढूंढते हैं। बिल्कुल नहीं, अल्टरनेट कभी भी नहीं ढूंढेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल में हमारा अल्टरनेट नहीं ढूंढना होता है, उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन करना होता है। रूट काउज एनालिसिस, उसका क्या, जड़ को का पता करेंगे, उसका कारण क्या है। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, और चौथा हमारा है इम्प्लीमेंट द सॉल्यूशन। तो ये ना सबसे अच्छा बेहतर होगा कि अगर हमारा पता चल गया, सॉल्यूशन पता चल गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस में क्या करेंगे, तो इम्प्लीमेंट कर देंगे, सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट कर देंगे, अप्लाई कर देंगे, ना कि उसका अल्टरनेट ढूंढेंगे, ना तो रूट कॉज ढूंढेंगे, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम करेंगे, सीधा क्या करेंगे, हम सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, ये सब कॉमन सेंस के क्वेश्चन है, तो ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लड़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है बाबू, व्हाट इज अ ड्रॉबैक ऑफ रोल प्लेइंग। रोल प्लेइंग मतलब होता है कि कहीं भी कोई नाटक कर रहा है, फिल्म देख रहे हैं आप लोग, तो क्या एक नाटक है, वो रोल प्ले कर रहा है किसी भी चीज़ों का, राजा का, रानी का, हीरो का, या कोई कैरेक्टर जब प्ले करता है उससे हम कहते हैं रोल प्ले। तो उसका क्या लाभ है और क्या हानि है। तो रोल प्ले करता है, उसका ड्रॉबैक मतलब उसका हानि बताइए, ये पूछ रहा है। तो हानि हम बताते हैं, पहले लाभ बताते हैं। तो देखो, बिल्ड अ कॉन्फिडेंस, अगर किसी का रोल प्ले करते हैं तो हम, मेरे अंदर क्या आता है, कॉन्फिडेंस आता है। तो कॉन्फिडेंस आता है, ये पॉजिटिव चीज़ है, वो ड्रॉबैक थोड़ी ना है, ड्रॉबैक नहीं है, कॉन्फिडेंस आता है, ये सही बात है, तो ड्रॉबैक नहीं है, ये पॉजिटिव चीज़ है। बी में कह रहा है, बी डेवलप्स लिसनिंग स्किल्स। हाँ, लिसनिंग स्किल्स भी डेवलप करते हैं, अगर लिसनिंग स्किल्स डेवलप करेंगे तभी ना किसी का रोल अदा कर पाएंगे, तो ये भी सही है। डजेंट प्रोवाइड रियल सिचुएशन, हाँ, जो हम रोल प्ले करते हैं तो क्या होता है, वो रियल सिचुएशन को प्रोवाइड नहीं करता है, वो तो उसका रोल अदा कर रहे हैं ना। रियल सिचुएशन, मान लो किसी को गोली मार दिया, तो उस चीज़ को हम पर्दा पर दिखाएंगे तो वो रियल सिचुएशन तो नहीं है, लेकिन उस चीज़ों को दिखा रहा है, तो ये रियल सिचुएशन को नहीं दिखा रहा है। तो यही हमारा क्या है, इसका ड्रॉबैक है ना।
सब कुछ सही है, लेकिन इसका ड्रॉबैक है, तो ये हमको लगता है राइट आंसर होगा। फिर भी डी पढ़ लेते हैं। डेवलप क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, हाँ, जब हम किसी का रोल करते हैं ना तो उसमें एक चीज़ होता है, डेवलप होता है, क्या विकास होता है, क्या चीज़, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड कोई भी चीज़। तो ये भी ठीक है, लेकिन सी हमारा क्या है, इसका ड्रॉबैक है, तो सी द राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप लोग क्या करिएगा, आप लोग भी पढ़ के आराम से आंसर दे पाइएगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है विच फैक्टर हेल्प्स टू मोटिवेट पीपुल। देखो मोटिवेट पीपुल, अगर किसी भी पीपल को मोटिवेट करना है, इसमें क्या हेल्प करता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है लैक ऑफ फोकस। अगर बोले थे ना, हम कल बताए थे आपको, सॉरी कल हम बताए थे आपको, क्या बताए थे, कल हम बताए थे कि अगर आपको मोटिवेशन लेना है, सॉरी आगे बढ़ना है, तो मोटिवेट हमेशा रहना पड़ेगा। और मोटिवेशन दो प्रकार के होता है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। तो मोटिवेशन को हम बताए थे कैटलिस्ट के तौर पर काम करता है, उत्प्रेरक के तौर पर काम करता है। तो मोटिवेशन हमारा क्या करता है, क्या चीज़ काम करता है, लैक ऑफ फोकस, फोकस को कम करता है, नहीं फोकस को बढ़ाता है। मोटिवेशन का काम में आगे बढ़ाना ना, अगर मेरा फोकस ही नहीं रहेगा तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो ये तो हमारा हेल्प नहीं हुआ, ये हमारा रॉन्ग आंसर होगा। दूसरा है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, यह भी नहीं होगा। अगर मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं होगा तब भी हम आगे नहीं पढ़ पाएंगे। तो मोटिवेट हम कैसे कहलाएंगे, जब हम आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट होते हैं, तो यह भी नहीं होगा। लैक ऑफ डायरेक्शन, यह भी नहीं होगा। अगर मेरे पास कोई दिशा ही नहीं तो कैसे हम कहीं पे पहुंचेंगे, तो यह भी नहीं होगा। तो हमारा ऐसे ही राइट आंसर डी हो जाएगा, लैक ऑफ नर्वसनेस। हाँ, जब अगर मोटिवेट होइएगा तो वो मदद करेगा कि जहाँ पे हम नर्वस हो रहे थे, हम नर्वस फील कर रहे थे, तो उसको कम कर देगा। जब मोटिवेट रहिएगा तो उसको कम कर देगा। ठीक है, तो डी इज़ द राइट आंसर होगा। देखो अपने आप कुछ कुछ क्वेश्चन का जवाब मिल जाता है, जब हमको नहीं भी क्वेश्चन का आंसर पता रहे तब भी इसको अगर हम जज करते हैं तो अपने आप आंसर मिल जाता है। तो डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया है, आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे। क्या कर रहा है, विच वन इज 3 P's ऑफ द पब्लिक स्पीकिंग। ये कल भी क्वेश्चन आया था और आज भी आया, तो यह क्वेश्चन तो गलत होना ही नहीं चाहिए। 3 P में क्या क्या बोले थे, पहला पी हमारा होता है क्या, पहला होता है प्रीपेयर, है ना। दूसरा पी क्या होता है प्रैक्टिस, और तीसरा पी हमारा होता है परफॉर्म, लास्ट में परफॉर्म। बोले थे ना कि अगर कहीं भी आपको पब्लिक में भाषण देना है, आपको स्पीकर आप अगर हैं या नहीं हैं, तो उससे पहले हम किसी भी चीज़ों पर, किसी भी पॉइंट पे हम बहस करते हैं, सबसे पहले हम उस मटेरियल को प्रिपेयर करते हैं, पहले तैयार करते हैं उन चीज़ों को। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसका प्रैक्टिस करते हैं। बिना प्रैक्टिस के, बोलता है ना प्रैक्टिस में मेक अ मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद हम उस चीज़ों को परफॉर्म करते हैं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन 3 P's का क्या हो गया, प्रिपेयर, प्रैक्टिस एंड परफॉर्म, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें ज़्यादा डिस्कस करने की बात नहीं, क्योंकि कल ही बता दिए हैं। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है विच वन इज अ डू फॉर अ इंटरव्यू एटिक्यूट। ये भी बताए थे क्वेश्चन, ये भी रिपीट हो गया। ये बोले थे इंटरव्यू में क्या करना चाहिए, उसमें क्या शिष्टाचार माना जाता है, क्या चीज़ करेंगे तो हमारा शिष्टाचार के अंतर्गत आता है, ताकि हमारा सिलेक्शन होने का चांसेस बढ़ जाता है। एटिक्यूट मतलब होता है शिष्टाचार। देखो नर्वसनेस नहीं, नर्वसनेस होंगे तो ये शिष्टाचार बिल्कुल नहीं, नर्वस होंगे तो फिर मेरा तो ऐसे ही पत्ता कट गया, तो क्या हमारा सिलेक्शन होगा। इनफॉर्मल ड्रेस, ये भी नहीं होगा। ये सब हम बता चुके हैं कि अगर इंटरव्यू में जाइएगा तो नर्वस नहीं होना है, फॉर्मल ड्रेस बन के जाना है, ज़्यादा बकना नहीं है, ज़्यादा बोलना नहीं है, एक शिष्टाचार के अंतर्गत रखना। क्लेम अप्रोच, हाँ ये आपका होगा। क्लेम अप्रोच का मतलब होता है कि जिन चीज़ों का फैक्ट्री है, अगर मान लीजिए उसका HR या मैनेजर कोई भी आपका इंटरव्यू ले रहा है, तो जिन चीज़ों के बारे में वो पता करना चाह रहा है आपसे, तो उसी के रिगार्डिंग हमको जवाब देना है, मुद्दा से भटकना नहीं है। जो आपसे पूछना चाह रहा है उसी का जवाब देना है। तो इस तरह के अप्रोच को कहते हैं क्लेम अप्रोच। तो क्लेम अप्रोच से क्या होता है, चांसेस बढ़ जाता है। तो इसे ही कहते हैं सिलेक्शन का चांसेस बढ़ता है, इसलिए कहते हैं क्लेम अप्रोच अपनाना चाहिए। एक्सेसिव गेस्चर कभी भी नहीं दर्शाना चाहिए। हेड हिलाओ, हाथ हिलाओ, सर हिलाओ, ये सब जेस्चर पोस्चर के अंदर आता है, तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इसका भी आंसर क्या हो गया, सीधा राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो आज के बाद इंटरव्यू में जाइएगा तो ये सब चीज़ों को जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आप जो है ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पढ़ के जा रहे होंगे, तो सीधा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच वन इज अ डोंट इन इंटरव्यू एटिक्यूट। देखो अब वहाँ पे था क्या करना है, यहाँ पे पूछ रहा है क्या नहीं करना चाहिए। तो बी कॉन्फिडेंट, हाँ बिल्कुल होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए। अगर कॉन्फिडेंट नहीं होगा तो इंटरव्यू ऐसे भी अच्छा नहीं जाएगा। ड्रेस अप्रोप्रिएटली पहनना चाहिए, ड्रेस जो है सही तरीके से पहनना चाहिए, हाँ पहनना चाहिए। प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट, हाँ आई कॉन्टैक्ट, अगर जिससे बात करें उससे आँख से आँख मिला के नहीं बात करेंगे, नज़र से नज़र मिला के नहीं बात करेंगे, तो फिर क्या हो उसका, तो फिर समझेगा नहीं इसको कुछ नॉलेज नहीं है, तो कुछ इसमें कमी है। ठीक है,
तो ये तीनों होना चाहिए, तो अपने आप ये राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला डी नंबर ऑप्शन। लेकिन फिर भी डी ऑप्शन में क्या कर रहा है, लाई अबाउट योर एबिलिटीज़ टू गेट अ जॉब। अगर किसी भी जॉब को पाना है, हमको हर हाल में पाना है, तो इन्हें कि अगर हम कुछ नहीं जानते हैं फिर भी हमको अगर जॉब पाना है तो झूठ बोल दे, नहीं, ये गलत नियम है, तो ये नहीं होना चाहिए, तो ये नहीं करना चाहिए इंटरव्यू में। तो ये हमारा राइट आंसर रहेगा। तो डी इज़ द, क्या करना चाहिए इसके अंतर ये तीनों आएगा, ये तीनों ऊपर वाला ऑप्शन। अब क्या नहीं करना चाहिए इसके अंतर्गत डी आएगा। तो क्या नहीं करना चाहिए, डोंट लिखा है, तो डोंट में हमारा डी होगा। ठीक है, तो डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो चलते हैं हम क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है काइजन मीन्स। देखो काइजन होता है ना, काइजन होता है, ये काइजन है ना एक जैपनीज टर्म है। क्या है, काइजन को हम जैपनीज टर्म कहते हैं। जैपनीज में इसका मतलब होता है इम्प्रूवमेंट, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। काइजन का मतलब होता है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, लगातार अगर किसी भी चीज़ में इम्प्रूवमेंट आ रहा है तो उसे हम कहते हैं काइजन। तो काइजन रूल अब हर एक फैक्ट्री में या तो हर एक जापानीज फैक्ट्री में लागू हो गया है। इसके कारण बहुत फ़ायदा भी है कि इसमें क्या होता है, कोई भी वर्कर है ना, एक ग्राउंड लेवल का भी वर्कर है, तो उससे भी बोला जाता है काइजन प्रोसेस को अपना, ताकि इंडस्ट्री में क्या हो, हर एक लोग हो जो इम्प्रूवमेंट के प्रति जुड़ा रहे, तो उसे हम काइजन कहते हैं। ठीक है, काइजन को जो कंपनी इन्वेंट किया है उसे कहते हैं टोयोटा ग्रुप। ठीक है, टोयोटा का जो कार आता है ना, तो सबसे पहले काइजन हो गया, यही बनाया था। तो इसका इम्प्रूवमेंट होता है। तो देखो यहाँ पे क्या है, सेल्फ डिसिप्लिन, बिल्कुल नहीं, सेल्फ डिसिप्लिन इसका कोई मतलब नहीं। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नहीं, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस से कोई मतलब नहीं। सॉर्टिंग आउट नहीं, ये नहीं है। तो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, यहाँ ना डी इज द राइट आंसर, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट आपका राइट आंसर होगा। लेकिन देखो सॉर्टिंग आउट कब आता है ना, तो सॉर्टिंग आउट जो आता है 5S के अंतर्गत आता है। 5S का क्वेश्चन आएगा तो उसमें बताएंगे कि 5S क्या होता है। ये भी जैपनीज टर्म है 5S। 5S में पहला होता है सेरी होता है, सेशन होता है, सिकेट्सू होता है, सेरी सेशन सेसी होता है, शिशु सिकेट्सू सिटसुके, इस तरह से सबका अलग होता है मीनिंग होता है। तो इसका क्वेश्चन नहीं है इसलिए नहीं बताते हैं काइजन का, तो डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में ज़्यादा पढ़ना है तो हम नेक्स्ट स्लाइड में हम ले लिए। देखो काइजन किसे कहते हैं। काइजन क्या है, व्हाट इज काइजन। काइजन इज ए जैपनीज टर्म मीनिंग चेंज फॉर बेटर और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। कुछ बदलाव करना है ताकि हमारा लगातार क्या हो, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट हो सके। इट इज अ जैपनीज बिजनेस फिलोसफी दैट कंसर्न द प्रोसेस दैट कंटिन्यूसली इंप्रूव ऑपरेशंस। ठीक है, एंड इन्वॉल्व ऑल एम्प्लॉय, सभी एम्प्लॉय को क्या करना है, इन्वॉल्व करना है। उसके बाद काइजन सीज इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी एज अ ग्रेजुअल एंड मैथोलॉजिकल प्रोसेस। धीरे धीरे इसमें बदलाव देखा जाता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ काइजन encompasses a wide range of ideas। ये जो है रखता है अपने अंदर बहुत बड़ा बड़ा आइडिया। इट इन्वॉल्व्स मेकिंग द वर्क इन्वायरमेंट मोर एफिशिएंट। यह जो बनाता है वर्क इन्वायरमेंट, जो हमारा काम करने का वातावरण उसको मोर एफिशिएंट बनाता है एंड इफेक्टिव बाय क्रिएटिंग अ टर्म एटमोसफेयर इम्प्रूविंग एवरी डे। लगातार दिनों दिन हम क्या करते हैं, इन्वायरमेंट को क्रिएटिव बनाते हैं, इम्प्रूव करते हैं। प्रोसीजर्स इंश्योरिंग एम्प्लॉय एंगेजमेंट एंड मेकिंग अ जॉब मोर फुलफिल लेस टर्निंग इन से। तो इस तरह से काइजन के बारे में थोड़ा सा बताया गया है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है चूज द करेक्ट कंटेक्स्ट ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन इन ग्रुप डिस्कशन। एक्सक्यूज मी आई वुड। अगर देखो कहीं भी कुछ बोल रहा है ना, ये टर्म बार बार आप लोग सुने होंगे, जो इंग्लिश ज़्यादा जानता है या कुछ भी जानता है तो हमेशा बोलेगा ग्रुप डिस्कशन में एक्सक्यूज मी आई वुड। एक्सक्यूज मी आई वुड मतलब क्या, तो ग्रुप डिस्कशन में इसका मतलब आएगा, ये ग्रामर का चीज़ है। आई वुड इंटरप्टिंग, जब ग्रुप डिस्कशन हो रहा है तो एक दूसरे के बीच में बात हो रहा है, तो बात हो रहा है तो क्या करेगा, बात को अगर रोकेगा, हम बोलेंगे रे चुप रहो हम कुछ बोलना चाहता हूँ, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, एक्सक्यूज मी आई वुड इंटरप्टिंग यू, मतलब सुनो तो मैं कुछ तुमको बताना चाहता हूँ या तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, इंटरप्टिंग यू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। तो ग्रामर का पोर्शन इसमें क्या है डिस्कस करना है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या करा बाबू, कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व्स एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन विदाउट यूज ऑफ वर्ड इज कॉल्ड। ये कह रहा है ना कि जब हम बात कर रहे हैं तो एक्सचेंज कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से। बताए थे जैसे कि कल हम की कम्युनिकेशन क्या होता है, चेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज़ टू ईच अदर इज कॉल्ड अ कम्युनिकेशन। तो अगर हम आइडिया को एक्सचेंज कर रहे हैं एक दूसरे के बीच, लेकिन उसमें विदाउट यूज ऑफ वर्ड, कोई भी शब्द का यूज नहीं करते, तो क्या कहते हैं। देखो कम्युनिकेशन जो होता है ना, कम्युनिकेशन जो होता है ये दो तरह से होता है। एक होता है मौखिक विवाद, से वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं।
वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। दूसरा होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल या तो रिटेन, नॉन वर्बल या तो रिटेन, ठीक है, रिटेन कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे ना हमारा क्या पूछ रहा है, विदाउट वर्ड। तो जब हम शब्द का यूज नहीं करेंगे, इसका मतलब हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का यूज करेंगे, इसमें शब्द का यूज नहीं करना है, ठीक है। तो शब्द का यूज जब नहीं करेंगे, क्योंकि वर्बल में तो बोलेंगे ना, तो बोलेंगे तो शब्द का यूज होगा ही। तो नॉन वर्बल में हमारा क्या आता है, शब्द का यूज नहीं होता है। तो यहाँ पे आंसर देखो, वर्बल है तो वर्बल का यूज नहीं होगा, पिक्टोरियल है पिक्टोरियल नहीं होगा, रिटेन कम्युनिकेशन नहीं होगा, नॉन वर्बल होगा। रिटेन में भी तो लिखेंगे तो शब्द का यूज होगा, तो नॉन वर्बल होता है। नॉन वर्बल में जैसे इशारा करके बात कर रहे हैं, हाथ से कुछ कोई यहाँ आओ, उधर जाओ, मुड़ी हिला के कुछ बोल रहे हैं इशारा में, तो इस तरह के हम कहते हैं कम्युनिकेशन को वर्बल कम्युनिकेशन। तो ये हमारा हो गया डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डेडिकेशन टू ए पार्टिकुलर वर्क इज ए कॉल्ड। तो यह भी आसान आंसर है, बोल रहा है ना कि अगर किसी भी कामों के प्रति हम डेडिकेट हैं, हम जो है नियमित रूप से हम उस काम को कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उस चीज़ों को हम कहते हैं कॉन्फिडेंस। बिल्कुल नहीं, कॉन्फिडेंस होता है अगर किसी भी चीज़ के में काम करने में हमको क्या है, विश्वास है कि उस काम को कर सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं कॉन्फिडेंस कहते हैं। तो ये नहीं होगा। कमिटमेंट, तो हाँ ये कमिटमेंट होगा, क्योंकि किसी भी काम को करने का जो हम एक बीड़ा उठा लिए, एक वादा कर लिए, अपने आप से प्रोमिस कर लिए, तो उसे कहते हैं आई एम कमिटेड टू डू दिस, मैं इसके लिए बाध्य हूँ कि मैं ये काम करूँगा। तो बी इज द राइट आंसर होगा। लेकिन इसके अलावा क्या, इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस अलग टर्म है जिसको हम तेज के नाम से जानते हैं। इंटीग्रिटी मतलब तो एकता होता है, एकता होता है, इसका मतलब होता है तेज व्यक्ति। तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही छट गया, और दो वो बचा हमारा, दो तो ऐसे कैंसिल हो गई, दूसरा चीज़ बता रहा है। तो इन दोनों में से चूज करना है, तो कमिटमेंट इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक्सपेंशन ऑफ एसएमएस। तो डेली तुम लोग एसएमएस करता है, लेकिन एक व्यक्ति जो एसएमएस का अगर कमेंट में शॉर्ट फुल फॉर्म बता दे, तो हम जाने कि मेरा बच्चा सब पढ़ने वाला है, अच्छा विद्यार्थी है। इसका ना बाबू, इसका राइट आंसर हो जाएगा, एसएमएस का फुल फॉर्म होता है, एस फॉर होता है शॉर्ट, एम फॉर होता है मैसेज, और एस फॉर होता है सर्विस। तो शॉर्ट मैसेज सर्विस ऐप को हम क्या कहते हैं, एसएमएस, है ना, इसका शॉर्ट फॉर्म है। शॉर्ट मैसेज सर्विस को हम एसएमएस के नाम से जानते हैं। तो एसएमएस का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, शॉर्ट मैसेज सर्विस। तो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, डी में, तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है जेस्चर बीटिंग नेल्स सोज। आप देखो यहाँ पे बात आया जेस्चर्स का, क्या चीज़ का, जेस्चर्स का। तो जेस्चर क्या होता है ना बाबू, जैसे देखो हम कैसे चल रहे हैं, ठीक है, कैसे हम, मेरा बॉडी का मूवमेंट हो रहा है, कैसे सर हिला रहे हैं, कैसे हम बैठे हुए हैं, कैसा कपड़ा पहनते हैं, तो इन चीज़ों को कहते हैं जेस्चर। एक होता है पोस्चर, ये बॉडी लैंग्वेज के अंदर आता है। जब बॉडी लैंग्वेज जब पढ़ेंगे ना पूरा, तो उसमें बताएंगे जेस्चर, पोस्चर, है ना, ये सब के अंदर, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा नहीं बताना। तो जेस्चर में ना बीटिंग नेल्स, बीटिंग मतलब होता है काटना, नेल्स मतलब नाखून। तो नाखून को अगर काट रहे हैं तो क्या दर्शा रहा है, तो यहाँ ऑप्शन देखते हैं और उसका आंसर देते हैं। तो ऑप्शन हमारा है बोर्डम। बोर्डम मतलब क्या बताए थे, उदासी होना, उदास बैठा होना, ठीक, उदास व्यक्ति है। तो बोर्डम होना, अगर नाखून काटे इसका मतलब क्या, उदास हैं। देखते हैं क्या क्या होता है। इनसिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी मतलब क्या होता है, असुरक्षित फील करना, ये ना होता है, इनसिक्योर है। तीसरा है कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंट है, अगर नेल काट रहे हैं कॉन्फिडेंट है, ये कॉन्फिडेंट मतलब होता है आत्मविश्वास भरा हुआ है कुट कुट के। चौथा है डिफेंसिवनेस, डिफेंसिवनेस मतलब होता है भी असुरक्षित होना, है ना, असहाय होना। डिफेंसिवनेस है, सुरक्षित और सुरक्षित है। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन हो गया, तो देखो बाबू, यहाँ पे जो होगा ना, अगर आप नेल काट रहे हैं, तो नेल काट रहे हैं, इसका मतलब आपका यही होता है, इसका मतलब आपका यही होता है, क्या होता है, इसका मतलब आपका होता है कि आप इनसिक्योर फील कर रहे हैं। क्या फील कर रहे हैं, और इनसिक्योर मतलब असुरक्षित फील कर रहे हैं, ठीक है। उदास भी नहीं, उदास नहीं है आप कॉन्फिडेंट भी नहीं है, और डिफेंसिवनेस भी आपके अंदर नहीं है, लेकिन आप क्या उदास वो सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो आपका नाखून काट रहे हैं। जैसे देखो जेस्चर क्या होता है उसके बारे में देख लो। जेस्चर होता है कुछ कहने के लिए हाथ, सिर आदि को हिलाने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, यह जेस्चर कहलाता है। अ मोमेंट ऑफ
हैंड etc दैट एक्सप्रेस समथिंग। अगर किसी भी हाथों का मूवमेंट से, सर को हिलाने से कुछ संकेत मिलता है तो उसे हम जेस्चर के नाम से जानते हैं। मोस्ट जेस्चर्स आर आर्म और हैंड जेस्चर्स। ज़्यादातर जो जेस्चर होता है आर्म के द्वारा, बाजू के द्वारा, हाथ द्वारा बताया जाता है। जैसे गिविंग अ थम्स अप, अगर थम्स अप करते हैं मतलब अच्छा, बेस्ट ऑफ लक। सैल्यूट, सैल्यूट करते हैं मतलब किसी को क्या कर रहे हैं, सलामी दे रहे हैं, है ना। इस प्रकार से हमारा क्या है, जेस्चर्स के अंतर्गत क्या क्या आता है हम लोग सीख लिए, और इसका राइट आंसर क्या होगा इसके बारे में भी जान लिए। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी बी भी दिया है, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या करा बाबू, जेस्चर ब्रिक्स एंड इरेक्ट वॉकिंग शोज। आप देखो यहाँ पे कह रहा है, फिर जेस्चर का क्वेश्चन है, अभी ना पढ़े जेस्चर क्या शो करता है। जेस्चर में बोल रहा है ब्रिक एंड इरेक्ट वॉकिंग, बोल रहा है खड़ा एंड सीधा अगर टहल रहा है कोई व्यक्ति, ये क्या चीज़ को दर्शा रहा है। अगर सीधा और खड़ा टहल रहा है मतलब क्या है, उदास है, बिल्कुल नहीं। अगर उदास रहेगा तो मायूस रहेगा, वो टहलेगा नहीं खड़ा एकदम अच्छा से। डिफेंसिवनेस, ये भी नहीं होगा, ये भी जो है अच्छा साइन नहीं है। कॉन्फिडेंस, हाँ कॉन्फिडेंट फील करेगा तभी वह क्या करेगा, गेस्चर को अच्छा शो करेगा। ब्रिक एंड इरेक्ट वॉकिंग, अच्छा से वॉक करेगा, अच्छा से जो है टहलेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन ऐसे भी आप लोग कम्युनिकेशन स्किल के साधारण दिमाग से भी बना सकते हैं, क्योंकि ये डेली लाइफ का चीज़ है, और एक दो बार वीडियो देखिएगा तब तो बना ही पाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है गोल्स आर कैटेगराइज्ड एज। अब हमारा क्वेश्चन है गोल्स पे। तो गोल्स क्या होता है बाबू, गोल्स का हिंदी क्या होता है ना, गोल्स का हिंदी होता है लक्ष्य। क्या होता है, लक्ष्य। ठीक है, तो लक्ष्य को किस किस चीज़ों में कैटेगराइज किए हैं। लक्ष्य होता है ना, अगर किसी भी चीज़ को पाना है तो या तो चंद दिनों में पाता है, कुछ दिनों में हमको पाना है, या तो 10 साल 5 साल में हमको पाना है। तो इस हिसाब से हम लक्ष्य को जो है, लक्ष्य को क्या किए हैं, 2 भागों में बांट लिए हैं। कितने भागों में, 2 भागों में। पहला जो हमारा होता है शॉर्ट टर्म गोल। क्या होता है, शॉर्ट टर्म गोल। दूसरा हमारा होता है लॉन्ग टर्म गोल। ठीक है, तो इस तरह से हम गोल्स को 2 भाग में बांटते हैं, पहला शॉर्ट टर्म गोल्स, दूसरा लॉन्ग टर्म गोल्स। तो शॉर्ट टर्म गोल्स उस गोल्स को कहते हैं जिसको तुरंत पाना है। जैसे अभी हम मान लो तुम लोग ITA कर रहे हो, कोई डिप्लोमा कर रहा है, कोई बीटेक कर रहा है, उसके बाद कोई प्राइवेट कंपनी में जॉब करेगा, तो उसका शॉर्ट टर्म गोल होगा। और लॉन्ग टर्म क्या गोल रख सकता है कि उसी कंपनी में हमको 10 साल के बाद उसका कंपनी का मालिक बनना है, उस कंपनी में जनरल मैनेजर बनना है, उस कंपनी का CEO बनना है। तो इसका लॉन्ग टर्म गोल हो सकता है। या तो क्या हो सकता है, इस कंपनी से कुछ पैसा करके लॉन्ग भविष्य में हम बड़ा सा बिजनेस अपना खड़ा करेंगे, तो इसका लॉन्ग टर्म गोल हो सकता है। और शॉर्ट टर्म गोल इसका जॉब करना हो सकता है। इस तरह से बहुत सारे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल को क्या कर सकते हैं, हम पहचान सकते हैं और अपना डिफाइन भी कर सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुड एंड बैड, बिल्कुल नहीं, अच्छा एंड बुरा गोल नहीं होता। इनर एंड आउटर, यह भी नहीं होता। इंटेंसी एक्सटेंसी क्या था, मोटिवेशन का टाइप है। लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल इज द राइट आंसर। तो डी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका जो है देखो, लॉन्ग टर्म गोल के बारे में, शॉर्ट टर्म गोल के बारे में हम क्या कर दिए हैं, एक स्लाइड लिख दिए हैं, जिसको आप लोग पढ़ के भी थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा लीजिएगा। जैसे इन दिस सिलेक्शन बी विल लुकिंग एट सेटिंग गोल बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल। ठीक है, द फर्स्ट स्टेप इन सेटिंग पर्सनल गोल टू कंसिडर व्हाट यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ टाइम। पहला हम क्या करते हैं, पर्सनल गोल में हम रखते हैं कि पूरा लाइफ टाइम में हमको क्या अचीव करना है। तो इसे हम लॉन्ग टर्म गोल कहेंगे ना, पूरा लाइफ में हमको क्या अचीव करना है उसके बारे में डिसाइड करेंगे, तो उसे हम क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म गोल। और उसी लाइफ टाइम गोल को स्टेप में डिवाइड कर देंगे, बहुत सारा पार्ट में, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देंगे कि 1 मंथ के बाद यहाँ पहुँचेंगे, दूसरा मंथ, तीसरा मंथ, 1 साल, 2 साल, वह डिवाइड करेंगे। तो उसे हम शॉर्ट टर्म गोल के अंतर्गत रहते हैं। जैसे करियर में हमको बनना है, व्हाट डू यू वांट टू बिकम, क्या बनना चाहते हैं। तो देयर एनी पार्टिकुलर सब्जेक्ट यू वांट टू लर्न, मतलब किसी भी चीज़ का आप स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं। जैसे फाइनेंशियल, हाउ मच मनी डू यू वांट टू अर्न, अगर हमको कितना भी मनी अर्न करना है तो व्हाट डू यू वांट टू डू फॉर योर हमारे पेरेंट्स, किसके लिए आप बनना चाह रहे हैं। इस तरह से आप शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल को डिसाइड कर सकते हैं। आप लोग इस स्लाइड को पढ़ के भी कुछ कुछ समझ लीजिएगा। ठीक है, बाकी अपने हिसाब से तो हम समझा ही दिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फॉर अ स्मार्ट गोल एस स्टैंड्स फॉर। देखो बाबू, हम अभी पढ़ें शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म्स के अलावा भी मेरे पास एक गोल आता है जिसे हम कहते हैं स्मार्ट गोल।
क्या कहते हैं, स्मार्ट गोल। ऐसा गोल रखो जिसमें जो गोल स्मार्ट हो, स्मार्ट बोले तो वैसा गोल रखो जो पूरा ज़िंदगी में हम पा सके, जो मेरे क्षमता के, मेरे काबिल के लायक हो, ठीक है, जो हम जितना दिन में डिसाइड करें उतना दिन में पा सके, ठीक है। तो इस तरह के चीज़ों को जब हम डिसाइड करते हैं उसे हम कहते हैं स्मार्ट गोल हो। तो स्मार्ट गोल में देखो SMART, स्मार्ट गोल का फुल फॉर्म होता है एस, फिर होता है स्पेसिफिक, ठीक है, एम फिर होता है मेजरेबल, ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखो ए फोर होता है अटेंडेबल, आर फोर होता है रेलिवेंट और टी फोर होता है टाइम बाउंड, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, एस फॉर स्पेसिफिक या सिग्निफिकेंट हो गया, एम फॉर मेजरेबल और मीनिंगफुल हो गया, ए फॉर अटेंडेबल और एक्शन ओरिएंटेड हो गया, आर फॉर रेलिवेंट हो गया और टी फॉर टाइम बाउंड है। मतलब स्मार्ट गोल में होता है कि क्या चीज़ हमको करना है, वो खास चीज़ हमको पहले पता करना हो, उसके बाद क्या वो मीनिंगफुल है, वो क्या हम कर सकते हैं, उसको माप सकते हैं। एम से होता है, ए से होता है क्या हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, एक्शन लेंगे तो क्या हम उस चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं, और क्या रेलिवेंट है, क्या एक समय एक जो है लिमिट समय के अंदर पा सकते हैं। इन चीज़ों को डिसाइड करने के लिए जो इन चीज़ों को ध्यान में रख करके जो गोल डिसाइड करते हैं उसे हम स्मार्ट गोल कहते हैं। तो इसमें यस का फुल फॉर्म क्या हो गया, स्पेसिफिक या तो सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे स्पेसिफिक या सिग्निफिकेंट है, हाँ देखो यहाँ पे हमारा स्पेसिफिक दिख रहा है, अगर स्पेसिफिक के अलावा अगर सिग्निफिकेंट रहता तो वही हमारा राइट आंसर हो जाता। तो सी इज द राइट आंसर। और इसके अलावा जो है हमारा कोई भी ऑप्शन का आंसर पूछे, एम का, ए का, आर का, टी का, तो हम बता पाएंगे, तो सीधा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है इन फेस टू फेस कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज अकाउंट्स फॉर। देखो बाबू, अगर ना हम किसी से सामने से बात कर रहे हैं तो मेरा बॉडी लैंग्वेज जो है कितना परसेंट चीज़ों को उसको समझा देता है, हम अपने वर्ड से, अपने वाणी से कितना चीज़ों को उसको समझा पाते हैं, ठीक है। तो हम इस ग्राफ से समझते हैं कि किस चीज़ से कितना चीज़ को समझा पाते। देखो हम पहले फेस टू फेस बात करें तो लिखित रूप से बात नहीं कर रहे हैं, वह अलिखित होता है जिसे हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत रखते हैं। तो उसमें क्या क्या चीज़ें देखो, जो बॉडी लैंग्वेज से वो समझता है ना बंदा, वो 55% समझता है, कितना 55% वो समझ जाता है बॉडी लैंग्वेज से मेरा। उसके बाद टोन ऑफ वॉइस, जिस तरीक़ों से उससे बात कर रहे हैं वो तरीक़ा से 38% समझ जाता है कि किस तरीक़ों से किस क्या बिहेवियर है मेरे से बात करने का। और बाकी बचा जो शब्दों से ओनली 7% समझता है, जो हम बोलते हैं ना हाँ या ना, क्या करा नहीं करा, ओनली 7% ही इससे वो समझता है, कम्युनिकेशन होता है। बाकी सबसे ज़्यादा बॉडी लैंग्वेज से होता है, उसके बाद हमारा टोन ऑफ वॉइस से होता है, उसके बाद हमारा वर्ड से होता है। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन पूछे, फेस टू फेस कम्युनिकेशन में बॉडी लैंग्वेज से कितना परसेंट आगे वाला व्यक्ति समझता है, टोन ऑफ वॉइस से कितना, वर्ड से कितना, तो आप लोग जरूर जवाब दीजिएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है बॉडी लैंग्वेज से, तो बॉडी लैंग्वेज में कितना होगा 55%, तो 55% यानी सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है जितना भी क्वेश्चन बॉडी लैंग्वेज से या कम्युनिकेशन स्किल से बन सकता था इम्पोर्टेंट वो हमने एक्सप्लेन कर दिया। और इसमें मोस्टली जो था सब क्या था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, ठीक है, प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने के कारण ज़्यादातर चांसेस है कि इसी को रिपीट करें। तो अच्छा से पढ़ लीजिएगा, एक दो बार देख लीजिएगा तो सब क्वेश्चन इसी से आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए बाबू। अगर सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सपोर्ट करना। और जिसको इसका पूरा वीडियो देखना है तो प्ले लिस्ट में जाएगा, ठीक है, प्ले लिस्ट सेक्शन में जाएगा, उसमें आपका ड्राइंग देखना है तो ड्राइंग का अलग प्ले लिस्ट बना हुआ है, ठीक है। अगर आपको इम्प्लॉयबिलिटी स्किल देखना है तो इम्प्लॉयबिलिटी स्किल का अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है। और अगर कुछ दिन के बाद हम ये खत्म होने के बाद ट्रेड थ्योरी भी लाने वाले हैं, जो आपको क्या चीज़ पूछेगा, 78 नंबर का लगभग पूछेगा, तो ट्रेड थ्योरी भी पढ़ा देंगे, तो लगभग आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।